उसमें वो ना मांग रहे हैं क्या कहते हैं डिमांड या ना कुछ, और रिटर्न भी प्रोसेस कर दिया। अब मुझे डर है अगले साल वो फिर कुछ दिक्कत ना करे या कोई बार नोटिस ना आए, ऐसा कुछ ना हो। बिल्कुल, तो मतलब क्या कर सकते हैं मुकेश जी? मुझे लगता है कि रकम छोटी है, इस वजह से इनकम टैक्स विभाग भी ज्यादा संदीप चिंता जी, नहीं कर रहा है। आप हमारे टैक्स गुरु के रेगुलर दर्शक हैं। मैं कहूँगा सबसे पहले तो डरिए मत, और आपकी ये समस्या का सीधा समाधान और जवाब ये है कि 2012 से लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक इंटरनल इंस्ट्रक्शंस जारी की है, जिसके आधार से, क्योंकि उस समय पे क्या होता था, मान लीजिए 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये का किसी का डिमांड है, तो अननेसेसरीली उतने छोटे अमाउंट के लिए कितना पेपर वर्क करना पड़ता था। तो अब डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस ये है कि अगर आपकी डिमांड 100 रुपये के अंदर है तो वो डिमांड को वो आपसे पेमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिमांड को उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। उन्होंने इतना प्रावधान किया है कि 100 रुपये से कम वाली डिमांड को उसको डिमांड नहीं किया जाए, लेकिन आपका भविष्य में कोई रिफंड बनता है तो उसके सामने उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये आपका 39 रुपीज़ आपको भरना नहीं है। जब कभी भी 1, 2, 3 साल में जब कभी भी आपका रिफंड आएगा उसके सामने एडजस्ट होगा। यू हैव नथिंग टू वरी। बिल्कुल आप चिंता नहीं करिए, और अच्छा है कि आप 39 रुपये की भी चिंता कर रहे थे, क्योंकि रकम तो भले ही छोटी हो लेकिन कई बार कानून की पेचीदगियों में पड़ने पे ये रकम भी भारी पड़ सकती है। लेकिन जैसा कि मुकेश जी ने कहा, बिल्कुल चिंता ना करें, अगली बार इसका ख्याल रखिएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ पेट्रोल डीजल पर खर्च कम नहीं होगा, बल्कि आप टैक्स भी बचा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि कारोबारी साल 2022 में करीब 4.5 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी थी, जो कि पिछले साल के उससे 1 साल पहले के मुकाबले 3 गुने ज़्यादा थी। हालांकि आप चौंकिएगा नहीं कि टैक्स गुरु में लक्ष्मण ये ऑटो की बातें क्यों करने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति लोगों का आकर्षण काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो और मुझे जहाँ तक कि याद है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी ना सिर्फ पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि टैक्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके हमारे दर्शकों के लिए। परफेक्ट लक्ष्मण जी, मैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बड़ा हिमायती हूँ, और मैं ये कहूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहन देने के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों कानूनों में बहुत ही अट्रैक्टिव टैक्स इंसेंटिव्स रखे गए हैं। अब आम तौर से हम जानते हैं कि आप कोई भी व्हीकल खरीदते हो तो अगर आपने लोन पे लिया है तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन किसको मिल सकता है, अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन करता है तो। पर मान लीजिए आप सैलरीड है या इन्वेस्टर है, आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है, और आपने लोन पे ये कोई गाड़ी खरीदी, चाहे फ्यूल वाली या इलेक्ट्रिक, तो वो गाड़ी का जो अब तक का प्रोविज़न था उसमें आपको इंटरेस्ट का कोई डिडक्शन नहीं मिलता था, बिकॉज इट वाज नॉट बिजनेस और प्रोफेशन। अब आपको जान के ये खुशी होगी कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, भले आप सैलरीड पर्सन हो या इन्वेस्टर भी हो, तो सेक्शन 80 EEB करके एक विशेष प्रावधान है। हालांकि उसमें अभी का प्रावधान ये है कि 31 मार्च 2023 तक अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, मान लीजिए 20 लाख रुपए की गाड़ी आपने लोन पे खरीदी और 7.5% के हिसाब से आप 1.5 लाख रुपए का ब्याज चुकाते हैं, तो ये पूरा 1.5 लाख का ब्याज आपको अपनी टोटल इनकम की कैलकुलेशन में डिडक्शन मिलेगा। 30% के ब्रैकेट में है तो 45,000 प्लस का तो सीधा आपका इनकम टैक्स बच जाएगा। इससे ज़्यादा फायदा तो आपको जीएसटी में होगा, क्योंकि जीएसटी में आम तौर से 18 से 28% तक 18 to 28% का काफ़ी हाई जीएसटी का रेट है। लग्जरी कार्स में तो एक 15% का सेस भी है, इसलिए 43% तक जा सकती है आपकी इनडायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी। तो जीएसटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए केवल 5% का जीएसटी, माना गाड़ी भी आपको सस्ती मिली और उस पर लोन पर लिया तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल गया।
आपको टैक्स की बचत ही बचत, और जैसे आपने कहा एनवायरनमेंट फ्रेंडली और टैक्स फ्रेंडली। बहुत अच्छा कि आपने पर्यावरण के लिए भी जरूरी तो है ही, टैक्स के लिहाज से भी काफ़ी अहम जानकारी आपने दी। अब फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। दिल्ली से RK अग्रवाल साहब हैं जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार। Sir, if I gift a agricultural property to my son, is it necessary to get it registered to transfer my rights on the property to my son? मतलब आप अपने एक बेटे simple को gift- आप अपने बेटे को गिफ्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो आप ये जानना चाहते हैं क्या इसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, ऐसा? ट्रांसफर अपने राइट्स आप ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी के हाँ। उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या रजिस्टर कराना जरूरी है, हाँ, या सिंपल गिफ्ट डीड भी से वही काम करेगी जो ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगी प्रॉपर्टी? ठीक है। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे उनको? लक्ष्मण जी, इसमें इनकम टैक्स से ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो प्रोविज़न है कानून में वो बहुत ही अहम है, ये ख्याल में रखना चाहिए अग्रवाल जी को। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जिसमें केवल सेल नहीं, एक्सचेंज नहीं, गिफ्ट का भी समावेश हो जाता है, उसको वैलिड या मान्य रखने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी मैंडेटरी है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता आपकी ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं है। तो आपको अगर आपके सन को अगर गिफ्ट है, वो वैलिड गिफ्ट के तहत आप उसको एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन, और उस पर रजिस्ट्रेशन होता है तो स्टैम्प ड्यूटी तो भरना अनिवार्य है। ये आपके लिए मैंडेटरी है। ये मुकेश जी, बैक डेट मुकेश जी, ये टैक्स के लिहाज से भी जरूरी है? टैक्स की देनदारी के लिए भी जरूरी है ये? हाँ बिल्कुल। यू सी, देखिए टैक्स का कानून जो है, ट्रांसफर जो है, इट कैनॉट बी डिहोर्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हालांकि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। माना आप किसी को कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर्स है, पैसे हैं, कोई डिपॉजिट है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह देते हैं, वो आप एक केवल बाय वर्ड ऑफ माउथ या एक सिंपल लेटर से दे सकते हैं, उस पर ड्यूटी। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। चलिए अब फिर लेते हैं अगला सवाल। अहमदाबाद से अर्चना पटेल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अर्चना जी नमस्कार। नमस्ते। हाँ बताएं सर। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। मेरी 1 लाख की पेंशन और 7 लाख की FD इंटरेस्ट की इनकम है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख, 80D के तहत 50,000 तथा 80TTB के तहत 50,000 का डिडक्शन का बेनिफिट मैं क्लेम कर सकती हूँ अंडर सेक्शन। इसके बाद मेरी टैक्सेबल इनकम 5 लाख होगी। अंडर सेक्शन 87A के रिबेट का बेनिफिट गिनते हुए मुझे 0 टैक्स का फायदा मिल सकता है। लेकिन मेरी बैंक फॉर्म 15H लेने से मना कर रही है क्योंकि बेसिक इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 से ज्यादा हो रही है। इस बारे में मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो टैक्स गुरु के कार्यक्रम में बहनें भी इतनी बारीकी से, मुझे तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। बहन ने एक सेक्शन कोड करते हुए 8 लाख रुपए तक की सीनियर सिटीजन की उनकी आय है, उस पर 0 टैक्स का प्लान कर लिया है। बिल्कुल सही है। अब सवाल ये है, कैन द बैंक रिफ्यूज 15H? अब उनका राइट है कि सीनियर सिटीजन के हिसाब से अब 15G और 15H में कई बार बैंक्स कंफ्यूजन करती है। 15G जो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए नियम है, उसमें ये है कि 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपकी कोई डिपॉजिट की इनकम है आप नहीं दे सकते हैं और उस पर कटना ही कटना है टैक्स को। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में 2019 में ये बोर्ड ने आयकर नियम में सुधार करके 15H में क्लियर प्रावधान किया है कि अगर सीनियर सिटीजन को 87A का रिबेट का फायदा लेते हुए अगर उसको टैक्स पेएबल इज 0 तो उसके केस में 15H फाइल किया जा सकता है और बैंक को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर बैंक एक्सेप्ट नहीं करती है तो आजकल जो RBI का ओम्बड्समैन की हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट्स
you can easily approach the ombudsman and make a complaint. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, ये महीना बड़ा ही खास है। ये सिर्फ टैक्स पेयर्स के लिए नहीं, बल्कि जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, टैक्स प्रोफेशनल हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण और 30 सितंबर की तारीख काफ़ी अहम है। तो थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर सकें, 30 सितंबर तक कौन कौन से काम निपटा लेने हैं? बिल्कुल लक्ष्मण जी, 30th September is you can say a nightmare for chartered accountants और ऑडिटर्स, क्योंकि 31 अक्टूबर के जो भी ऑडिट के आधार से आपको रिटर्न्स भरने हैं, रिटर्न भरने की अवधि 31 अक्टूबर है, लेकिन उस सब केसेस में आपके ऑडिटेड अकाउंट्स को अपलोड करने के लिए और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स, चैरिटेबल ट्रस्ट और केसेस में जितने जितने भी ऑडिट की कार्यवाही है, उसके सब के रिपोर्ट्स फॉर्म 10B वगैरह आपको 30 सितंबर के पहले अपलोड करने हैं, और नहीं करेंगे तो उसका काफ़ी बड़ा जुर्माना हो सकता है। ट्रस्टों के लिए तो वो अपना एग्जम्पशन भी गंवा सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल चूक ना हो, ये हमारी टैक्स गुरु की सीख होनी चाहिए। बिल्कुल, तो 30 सितंबर का बिल्कुल ख्याल रखिए और जल्दी से सारे काम निपटा लीजिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।